Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न अप्रोच के अंडर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझना है। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को अलाइन करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ उन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी इसी डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और इस डॉक्यूमेंट को अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कीजिए। लास्ट लेक्चर में जो हमने एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन था, उस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि विच ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स बोथ रियल एंड द नॉमिनल अकाउंट्स। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है एंड देन वील आंसर इट। तो अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे करते हुए एक तो नॉमिनल अकाउंट आएगा, है ना, जो रेंट अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, और साथ ही साथ कैश इन्वॉल्व होगा तो कैश कौन से अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। देन इज बॉट फर्नीचर फॉर कैश, अगर फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर भी रियल में आ गया और कैश भी रियल की कैटेगरी में आ गया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सेल्स जो है वो नॉमिनल में चली गई, और अगर क्रेडिट पे सेल हुआ है तो जो पर्सन है वो पर्सनल अकाउंट में आ गया। और वहीं अगर आपने क्रेडिटर्स को कोई अमाउंट पे किया है तो क्रेडिटर्स को पे करते हुए दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक पर्सनल और साथ ही साथ कैश अकाउंट जो कि रियल। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है ये मेरे पास सही होगा, तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो इस आंसर का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर? आगे चलते हैं, मॉडर्न अप्रोच को समझते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट क्लासिफिकेशन होती है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी रहेगी कैपिटल अकाउंट, जो कि ओनर की कैपिटल को दिखाता है। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट की है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। देन कम्स रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट, वो अकाउंट जिसमें सेल्स से रेवेन्यू आ रहा है वो रिकॉर्ड किया जाता है। कोई आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, एनी फॉर्म ऑफ रेवेन्यू यू आर अर्निंग इज रिकॉर्डेड अंडर द इनकम्स और द रेवेन्यू अकाउंट। देन इज एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सपेंडिचर अकाउंट की कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स एसेट्स अकाउंट में, और बिजनेस की लायबिलिटीज लायबिलिटी अकाउंट में कंसिडर की जाएंगी। आइए टर्न बाय टर्न समझते हैं कि किस तरीके से ये अकाउंट्स जो हैं वो होते हैं। कैपिटल अकाउंट, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, राइट? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग हैं, राइट? तो ओनर बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है ना, कि ओनर जो भी मनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, और एक ना एक दिन वो पैसा बिजनेस को अपने ओनर का वापस करना है, ठीक है? तो मनी इन्वेस्ट की तो उसे क्या बोल दिया, कैपिटल। और अगर बिजनेसमैन ने उस मनी को विड्रॉ किया, उस मनी के कुछ पार्ट को अगर विड्रॉ किया तो विड्रॉन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, विड्रॉन पार्ट को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। देन कम्स रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट्स वो जो भी इनकमिंग मनी है, बिजनेस जिस मनी को अर्न कर रहा है ड्यूरिंग इट्स रूटीन ऑपरेशंस, उसके नॉर्मल बिजनेस रनिंग में जो जिस मनी को अर्न कर रहा है वो रेवेन्यू अकाउंट में आ जाएगा, जिसमें अगर बिजनेस को कोई रेंटल इनकम हो रही है, सेल्स अकाउंट है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है, डिविडेंड इनकम हो रही है, कोई और प्रोफेशनल इनकम हो रही है, ये सभी इनकम्स रेवेन्यू अकाउंट की कैटेगरी में कंसिडर की जाएंगी। देन कम्स एक्सपेंसेस अकाउंट, जहां जहां बिजनेस रूटीन में खर्चा कर रहा है वो एक्सपेंस है, वो रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकती है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस अकाउंट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। देन आर एसेट्स अकाउंट। एसेट्स बिजनेस के वो रिसोर्सेज जिनको बिजनेस ओन कर रहा है, जिनको बिजनेस कंट्रोल कर रहा है। तो एसेट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स वो जो
1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में रहेंगी, करंट 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहेंगी और बिजनेस की बिजनेस के ऑपरेशंस में हेल्प करेंगी, तो वो फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगी। फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पर टेंजिबल वो एसेट्स जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे बिजनेस का मशीनरी है, फर्नीचर है, दोज आर टेंजिबल एसेट्स। वेयर एज इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होंगी जिन्हें आप टच फील नहीं कर सकते हो, जैसे कि बिजनेस की गुडविल, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, दीज ऑल आर टर्म्ड एज intangible assets. Then comes on classification on the basis of usage, कि कितना आप यूज कर रहे हो। जिन एसेट्स को आप रूटीन बेसिस में यूज कर रहे हो वो ऑपरेटिंग एसेट्स हो जाएंगी, और जो एसेट्स रूटीन बेसिस में रेगुलर बिजनेस में यूज नहीं हो रही हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो एक बिजनेस को बाहर लोगों का पैसा देना है ना। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो सकती हैं जो क्रेडिटर्स का पैसा देना है, अगर कोई लोन लिया है ना, तो वो सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो जाएंगी। और एक इंटरनल लाइबिलिटी भी होती है कैपिटल, जो बिजनेस को अपने बिजनेसमैन की वापस करनी है। सही, क्लियर बात। आगे देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अंडर हमने अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया: कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी। अब ये देखते हैं कि उन के अंदर हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब कौन से अकाउंट का इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट किया जाएगा, या फिर इंक्रीज को क्रेडिट और डिक्रीज को डेबिट किया जाएगा। तो एक्सपेंस और एसेट अकाउंट, अगर एक्सपेंस अकाउंट है और अगर एसेट अकाउंट है, तो उन अकाउंट्स में, उन स्पेसिफिक अकाउंट्स में अगर कुछ भी इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज डेबिट कर दिया जाएगा, और अगर कुछ भी डिक्रीज होगा तो उस डिक्रीज को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी के लिए सेम रूल रहेगा, अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट। आपको सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज पे ध्यान देना है, और ये याद रखना है एक्सपेंस और एसेट्स के इंक्रीजेस डेबिट और डिक्रीजेस क्रेडिट, वेयर एज कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी के इंक्रीजेस क्रेडिट और डिक्रीजेस डेबिट। एक बात और ध्यान रखिए, जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस की है या फिर मॉडर्न अप्रोच है, दोनों सिर्फ अलग अलग एंगल्स हैं सोचने के, बट दोनों ही केसेस में आपकी जर्नल एंट्री सेम रहेगी। कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगी कि आपने ट्रेडिशनल अप्रोच लगाई थी तो अलग एंट्री आ रही है, मॉडर्न अप्रोच लगाई थी तो अलग एंट्री आ रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो जर्नल एंट्री में रिफ्लेक्ट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पेड मंथली रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस 50,000 बाय चेक। अगर आपने ऑफिस का रेंट 50,000 चेक से पे किया है तो आपको पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, है ना। तो एक अकाउंट तो हमारे पास रेंट अकाउंट हो जाएगा और एक अकाउंट चेक यानी कि बैंक अकाउंट हो जाएगा, राइट। रेंट मेरे लिए कौन सी कैटेगरी में आएगा, रेंट मेरे लिए एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, और बैंक यहाँ पर मेरे लिए एसेट की कैटेगरी में आएगा। तो एक्सपेंस और एसेट दोनों के लिए क्या रूल है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। अब अगर रेंट पे करा है तो खर्चा बढ़ा है, तो मेरे इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरा रेंट अकाउंट है उसे क्या कर देना चाहिए, डेबिट। और वहीं पर अगर मैंने चेक से पेमेंट करी है तो मेरा एसेट का बैलेंस, एसेट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यानी मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉट मशीनरी फॉर 1 लाख फ्रॉम स्टील कंपनी एंड कैश पेड 40,000। तो अगर हमने मशीनरी खरीदी है, अकाउंट्स अफेक्ट देखते हैं। एक तो मशीनरी अकाउंट, देन स्टील लिमिटेड का अकाउंट, एंड देन कैश अकाउंट, ठीक है। अब मशीनरी अकाउंट मेरे लिए एसेट हो जाएगा, स्टील लिमिटेड जिसको मेरे को पैसे देने हैं, है ना, क्योंकि मैंने उससे मशीनरी खरीदी है, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा, और कैश अकाउंट अगेन मेरे लिए एसेट अकाउंट हो गया। अब अगर मैंने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी में क्या हो रहा है, इंक्रीज, स्टील लिमिटेड की लायबिलिटी में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कैश अगर दे दिया तो कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज। यानी कि अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट, स्टील लिमिटेड लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो स्टील लिमिटेड क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और वहीं पर कैश के केस में एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी डेबिट टू स्टील टू कैश लिमिटेड।
क्लियर? क्या आपको एंट्री समझ में आई कि किस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज में एसेट और लायबिलिटी या फिर एक्सपेंस कैपिटल रेवेन्यू को कैटेगराइज करके उसको हमें ये देखना है कि किस तरीके से कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं आपकी जो आज की कंसेप्ट है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड व्हेन इट इंक्रीजेस? इनमें से किसका इंक्रीज क्रेडिट किया जाएगा? तो एसेट अकाउंट का इंक्रीज डेबिट होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट का इंक्रीज भी डेबिट होता है। वेयर एज जो इनकम्स है, इनकम्स का इंक्रीज क्रेडिट किया जाता है, और ड्राइंग्स के लिए भी एसेट वाला ही रूल लगता है, यानी उनका इंक्रीज डेबिट होता है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट वुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज अंडर द मॉडर्न अप्रोच इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड। मॉडर्न अप्रोच में अगर एक्सपेंसेस में इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। यहाँ पर एक्सपेंसेस का इंक्रीज जो है वो क्रेडिट नहीं होता, वो डेबिट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्सपेंसेस रिड्यूस ओनर कैपिटल। अगर हम खर्चा करते हैं तो उससे ओनर की कैपिटल रिड्यूस होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, वेयर एज स्टेटमेंट सेकंड जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। This is your homework question. You have to do it yourself and you have to write the answer in the comment box below. जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे आप एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा रिफाइन होते जाएंगे। So do solve the question and write down the answer for sure. आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एड्यूटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च करे हैं। आई विल गिव यू क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। तो उसके लिए आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, edutap.co.in पर सर्च करेंगे, आपको वेबसाइट दिखेगी। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। जैब कोर्सेज पर क्लिक कर स्क्रॉल डाउन करने पर आपको सारे कोर्सेज विजिबल होंगे, जहां पर आपको अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो जैब की टेस्ट सीरीज में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव बेसिस पर टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करें और अपने डाउट्स को ऑन द स्पॉट ही क्लियर कर लें, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 जो अभी स्टार्ट हुआ है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अलाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अ कंप्लीट पैकेज कोर्स तो आप हमारे मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लासेस और लाइव क्लासेस एक साथ मिलेंगी। क्लियर? साथ ही साथ लाइव क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स में आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए चारों सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप कोई भी कोर्स में खुद को एनरोल कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कवर अप कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करते टाइम उस टाइम पे प्रिवेलेंट जो डिस्काउंट कोड है उसे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब एग्जाम बहुत पास है तो अपनी प्रिपरेशन को आज ही स्टार्ट कर दें और अपने एग्जाम के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाए। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, or if you have any kind of doubts or any kind of queries you can call us or even email us at hello@edutap.co.in। मिलते हैं अगले जैब ऑन द गो सेशन में। पढ़ाई जहां रुकती नहीं साथ चलती है।